हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी की प्रैक्टिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है, दैट्स योर प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस और ये सीरीज़ ऐसे ही चलने वाली है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑल टेट्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि हैं आपके सी टेट, यूपी टेट, और अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो ओ टेट और पोस्ट टेट। तो ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के सेट में आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि इसमें हम सॉल्व करेंगे करीब 500 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज़ चलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनामिक। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो फील्ड है वो कैसी होती है? इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनामिक। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़। आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आता है प्री नेटल। प्री नेटल कौन सी स्टेज है? ये होती है आपकी बिफोर बर्थ, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्री नेटल बोलते हैं बिफोर बर्थ वाली स्टेज को। उसके बाद आपकी आती है इन्फेंसी, देन अर्ली चाइल्डहुड, देन मिडिल चाइल्डहुड, एंड द लास्ट वन इज़ एडोलसेंस। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Now moving forward to our question number 3, that is development is the result of dash of nature and nurture। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो नेचर और नर्चर का रिजल्ट है। अच्छा, तो नेचर मतलब आप जानते हैं, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण। नर्चर का मतलब होता है यहाँ पे पालन पोषण। तो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एलिनेशन, डिसजंक्शन, इंटरैक्शन, इंडिपेंडेंट एक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरैक्शन। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर के बीच का इंटरैक्शन है, होता है डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दिया है एलिनेशन, इसका मतलब होता है अलग करने की भावना। मतलब दो चीज़ों को अगर आप अलग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एलिनेशन। तो एलिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि नेचर और नर्चर को ये अलग तो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है डिसजंक्शन, इसका मीनिंग भी वही होता है कि अलग करना वाले सेंस में आता है। इन दोनों का मीन्स एक ही है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो ये तो होगा नहीं, दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। लास्ट वन जो है डी, वो है इंडिपेंडेंट एक्शन। तो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही बन रहा है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जीन पियाजेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग, आप सबको पता है कि जीन पियाजेट ने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इनकी थ्योरी के 4 स्टेजेस हैं, जो कि हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये इनकी थ्योरी के 4 स्टेजेस हैं। और ये किस एज ग्रुप में डिवाइड है? सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो होती है 0 से 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल है आपका 2 से 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 ईयर्स, और फॉर्मल ऑपरेशनल है 12 प्लस एज ग्रुप के बच्चे, वो आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन। ये चारों में से ऐसी कौन सी स्टेज है जिस स्टेज में बच्चे ये समझते हैं कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, मतलब
7 से 11 ईयर्स के एज ग्रुप वाले बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, समझ पाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीमा हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन इन अ लॉजिकल एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर while specifying the logic behind her response. As per Jean Piaget's theory of cognitive development, she has entered in which stage? क्वेश्चन ये है कि रीमा हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन इन अ लॉजिकल एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। रीमा नाम की एक लड़की है जो क्या स्टार्ट की है, जो कि लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किसी भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करना उसको आता है, वो चीज़ वो सीख चुकी है। और उसके हर एक आंसर के पीछे क्या होता है, एक लॉजिक रहता है उसके हर एक रिस्पॉन्स के पीछे। तो जीन पियाजेट्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो रीमा एक चाइल्ड जो है वो कौन सी स्टेज में आती है, सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रीमा जो है वो ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। इस स्टेज की एज ग्रुप क्या है, ये है आपका 7 से 11 ईयर्स के बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं, 7 to 11 ईयर्स, जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उनके आंसर के पीछे एक लॉजिक रहता है। मतलब आप उनसे अगर रीज़न पूछेंगे कि आपने ये आंसर क्यों दिया, तो वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो वो बच्चे आते हैं ये वाली स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये जो चीज़ है कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स हु आर मोर नॉलेजेबल, बच्चे जो हैं वो अपने से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं सोशल में, मतलब सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। तो जहाँ पर भी ये इंटरेक्शन वर्ड आ जाएगा, इंटरेक्शन कहाँ पर होता है, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, 2 और मोर देन 2 लोगों के बीच में ये इंटरेक्शन होता है। तो वहाँ पर आ जाएगा सोशियो कल्चर, क्योंकि ये चीज़ सोसाइटी में पॉसिबल होती है आपस में इंटरेक्शन करना। और सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो गिवन बाय लेव वाइगॉट्स्की। ठीक है, तो सोशियो कल्चर यहाँ पे है जीन पियाजेट, और ये तो होगा नहीं, बिहेवियरिस्टिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप इंटरैक्शन वर्ड देखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि ये कौन सी थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। और इस थ्योरी को किसने दिया है, लेव वाइगॉट्स्की ने दी है ये थ्योरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, in accordance with Lev Vygotsky's idea of cognitive development, a teacher should। लेव वाइगॉट्स्की का जो आइडिया है, मतलब उनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, उसके अकॉर्डिंग एक टीचर कैसा होना चाहिए या एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। मिनिमाइज द इंटरेक्शन एमंग स्टूडेंट्स, टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, यानी कि कम करना चाहिए। क्या ये चीज़ आपको सही लग रही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर बी ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ कल्चरल टूल, कल्चरल टूल के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मना करना चाहिए टीचर को। ये भी जो है वो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी है, प्रोवाइड स्कैफोल्ड टू स्टूडेंट टू रीच देयर बेस्ट पोटेंशियल। स्कैफोल्ड का मतलब यहाँ पर होता है एक प्लेटफॉर्म, स्टेज, या फिर एक मतलब अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पर वो अपनी पोटेंशियल को प्रूव कर पाएँ, अपनी पोटेंशियल दिखा पाएँ। तो एक टीचर को बच्चों को क्या क्या देना चाहिए, स्कैफोल्ड, कि क्या मतलब होता है इसका, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को जहाँ पर वो अपनी बेस्ट पोटेंशियल दिखा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, प्रैक्टिस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू इन्हेंस लर्निंग। लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए एक टीचर को बच्चों को रिवॉर्ड्स या फिर पनिशमेंट देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, रिवॉर्ड्स देना तो एक तरह से ठीक है, लेकिन पनिशमेंट देना ये तो गलत बात है। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोस्ट सुइटेबल आंसर यहाँ पर लग रहा है, वही आंसर होगा। Now moving forward to question number 8. Our question number 8 is, which of the following statement is correct for theories given by Jean Piaget and Lawrence Kohlberg? Jean Piaget and Lawrence Kohlberg ने जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बोथ हैव गिवन थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एमंग एडल्ट।
दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है एडल्ट के ऊपर। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? एडल्ट के ऊपर तो लोगों ने थ्योरी दी ही नहीं है। किसके ऊपर दी है भाई? चाइल्ड के ऊपर थ्योरी दी गई है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है बोथ थ्योरीज हैव 8 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। दोनों की थ्योरी में 8 पैटर्न्स हैं डेवलपमेंट में। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है, 8 पैटर्न्स कहीं भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज बोथ थ्योरीज आर लिमिटेड टू द मिडिल चाइल्डहुड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। दोनों की जो थ्योरी है वो कहाँ तक है? वो केवल मिडिल चाइल्डहुड पीरियड तक ही है। डेवलपमेंट की जो थ्योरी है दोनों की, वो केवल मिडिल चाइल्डहुड पीरियड तक ही है। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है बोथ थ्योरीज आर स्टेज थ्योरीज। ये ऑप्शन जो है सही है। क्यों सही है? क्योंकि जीन पियाजेट की जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें 4 स्टेजेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इनकी थ्योरी में है 4 स्टेजेस। लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें कितने स्टेजेस हैं? उसमें हैं 6 स्टेजेस। लॉरेंस कोलबर्ग की है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इनकी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इनकी है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसमें 8 स्टेजेस हैं। तो दोनों की थ्योरी में स्टेजेस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड फॉर पेयर असाइनमेंट, ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन इज कैटेगराइज्ड बाय। एक क्लासरूम है जहाँ पर बच्चों को इनकरेज किया जाता है किस चीज़ के लिए? पेयर असाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि बच्चे साथ में मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप वर्क हो रहा है यहाँ पर, और बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे से। ये जो लर्निंग है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? ऑप्शन नंबर ए है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है पैसिव लर्निंग इज़ अ टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच। तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच की तो बात हो ही नहीं रही है, तो पैसिव लर्निंग हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब ही यही होता है कि सारे लोग साथ में मिलजुल के काम करें, बच्चे अपना असाइनमेंट साथ में सॉल्व करें, ग्रुप वर्क हो, ग्रुप डिस्कशन हो, उसी को हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। रोट मेमोराइजिंग फॉर लर्निंग, इसका मतलब होता है रट्टा मारना, रट लेना चीज़ों को। ये गलत है बिल्कुल, ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और ये सब चीज़ में। फिर है इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, बच्चे आपस में मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Our question number 10 is the capacity to detect and respond appropriately to the moods, motivations and desires of others is a characteristic of dash intelligence. Intrapersonal, kinesthetic, interpersonal and naturalistic. Intrapersonal का मतलब होता है within self, और आपका इंटरपर्सनल का मतलब होता है बिटवीन पीपल। काइनेस्थेटिक का मतलब यहाँ पर होता है एन इंडिविजुअल हु प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट। काइनेस्थेटिक से हमारा मतलब है फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। ओके। नेचुरलिस्टिक से यहाँ पर मतलब है लर्निंग थ्रू डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद नेचर, ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो नेचुरलिस्टिक जो है वो एक तरह से मतलब ये शो कर रहा है कि इंटरेक्शन हो रहा है नेचर के साथ, नेचर को इंक्लूड करके हो रहा है, और क्या है एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखने मिलती हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट का बहुत रोल होता है ये वाले सीन में। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, मोटिवेशन एंड डिज़ायर ऑफ अदर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटरपर्सनल में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बात होती है, एक दूसरे के मूड्स का पता चलता है, लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लोगों की इच्छा होती है। यहाँ पर मेरा
लोगों से मेरा मतलब यहाँ बच्चों से है। स्टूडेंट्स की इच्छा होती है आपस में एक दूसरे की चीज़ों को जानने की, डिज़ायर होता है उनके अंदर सीखने का। तो ये बात होगी ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल के लिए ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, अगर आपने कुछ बुक वर्क कंप्लीट नहीं भी किया है और आप अगर डायरेक्ट इस सीरीज़ में आते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी मिल जाएगी इस सीरीज़ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है या आपकी कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन नंबर 11। लैंग्वेज एंड थॉट develop independent of each other, interact in myriad ways to influence each other, don't get impacted by social context of learner, or option number 4 is both get influenced by environmental factor but not by heredity. So the answer of question number 11 is option number B. And myriad means endless, which is uncountable. This is myriad, and myriad means endless, which is uncountable. So language and thought interact in myriad ways to influence each other. Okay, so option number B is the correct answer. Now come to question number 12. Praveen's parents consciously engage in a range of non-typical household chores such as father cooking food and mother repairing faulty electronics at home. In such a context, Praveen is likely to endorse gender stereotypical segregation, question gender stereotypes, support gender schema, or employ gender labeling. So the correct answer is option number B, question gender stereotype. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रवीण्स पेरेंट्स कॉन्शियसली इंगेज इन अ रेंज ऑफ नॉन टिपिकल हाउस होल्ड कोर्स। प्रवीण के जो पेरेंट्स हैं, प्रवीण के फादर एंड मदर, वो कुछ हाउस होल्ड वर्क में बिजी हैं। जैसे कि जो उनके फादर हैं वो कुकिंग फूड एंड मदर रिपेयरिंग फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स एट होम। उनके जो फादर हैं वो कुकिंग कर रहे हैं और उनकी मदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस की जो फॉल्टी है उसको रिपेयर कर रही हैं। तो इन सच कॉन्टेक्स्ट प्रवीण इज लाइकली टू क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप। ये होगा आंसर। सेग्रीगेशन तो हो नहीं सकता। सपोर्ट जेंडर स्कीमा को सपोर्ट कर रहा है प्रवीण, ये भी नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय जेंडर लेबलिंग, लेबलिंग भी गलत है। तो द करेक्ट वन इज क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। डाइवर्सिटी among स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम शुड बी। एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बीच में जो डाइवर्सिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए। इट इज़ कंसीडर्ड एज एन एसेट फॉर लर्निंग, seen as a barrier to learning, ignored by the teacher, or minimized to create equity for all. So the correct answer is option number A, considered as an asset for learning. बच्चों के अंदर एक क्लासरूम में बच्चों में जो डाइवर्सिटी है, हर एक बच्चे में जो डाइवर्सिटी है उसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक एसेट फॉर लर्निंग है। सीन एज बैरियर टू लर्निंग, क्या ये लर्निंग का बैरियर है? क्या ये लर्निंग को रोक रहा है? गलत है। इग्नोर्ड बाय द टीचर, ये जो डाइवर्सिटी है बच्चों के अंदर इसको टीचर को इग्नोर करना चाहिए, ये भी गलत है। मिनिमाइज टू क्रिएट इक्विटी फॉर ऑल, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल शुड बी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग असेसमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल शुड बी कैसा होना चाहिए? फॉर्मेटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। रेगुलर होना चाहिए, ये भी सही बात है। फोकस्ड ऑन मोर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रिटेंशन मतलब होता है कॉन्सेप्शन या फिर एजम्पशन। कॉन्सेप्शन या फिर एजम्पशन होता है रिटेंशन का मतलब, जो कि ये नहीं होना चाहिए आई थिंक। एंड ऑप्शन नंबर डी है कंडक्टिव टू ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी जो है
इसका मतलब है कि हेल्पफुल टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, कंडक्टिव टू ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग, इसका मतलब है कि इट इज़ हेल्पफुल टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, सी जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, लर्नर्स के अंदर या फिर जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो पढ़ के देखते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है। टीचर पजेस वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टूडेंट, टीचर्स जो हैं बच्चों को बहुत इजी क्वेश्चंस देंगे। क्या ये सही लग रहा है? नहीं, सही नहीं लग रहा है। टीचर फॉलोज अ रिजिड टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन द सिलेबस, इसका मतलब है कि टीचर मतलब रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट कर देंगे टीचर कि हाँ बच्चों को इस टाइम पीरियड में अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना ही करना है। क्या ये सही लग रहा है? नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज, ये सही लग रहा है। यहाँ पर एम्पल का मतलब होता है सफिशियंट और इनफ, मतलब कि बच्चों को एक सफिशिएंट या फिर एक इनफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को डिस्कवर कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है ये वाला। एंड ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू सेम एबिलिटी ग्रुप, सेम एबिलिटी ग्रुप का मतलब होता है कि सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। सेम एबिलिटी ग्रुप मीन्स 40 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं पढ़ने में, उनका हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। उसमें से 10 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत वीक हैं पढ़ाई में, उनका अलग ग्रुप बना दिया। फिर उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, उनका अलग ग्रुप बना दिया। और 10 बच्चे ऐसे हैं जो मोस्टली एब्सेंट रहते हैं क्लास में, क्लास अटेंड नहीं करते, उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो क्या एक टीचर को ऐसा करना चाहिए कि सेम एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या प्रमोट होगी? होगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत और डी गलत। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको ज़रा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा साफ कर देती हूँ आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, टू प्रमोट इंक्लूजन अ टीचर शुड, इंक्लूसन को प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? इंक्लूसन को प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? इनकरेज कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए। इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए या उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चों के बीच में, अलग अलग बच्चों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनके, सोशल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, उनको इग्नोर करना चाहिए टीचर को। या फिर प्रैक्टिस यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, दिस इज़ कॉल्ड UDL। तो जब भी कभी, ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर इंक्लूजन को प्रमोट करने की बात हो रही है, इंक्लूजन का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, बच्चे साथ में पढ़ाई करें, बच्चों को सबको साथ में प्रमोट किया जाए, उनके अंदर मतलब एक रूपता देखी जाए। हमको बच्चों को अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करना है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमको इंक्लूजन देखनी है, इंक्लूजन को हमको प्रमोट करना है। तो इंक्लूजन वर्ड जहाँ पर भी आएगा आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन यहाँ पर दिया है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर थ्रू वेरियस एक्टिविटी। रीज़न इसका दिया है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग फोस्टर्स द मोटिवेशन टू लर्न। यहाँ पर फोस्टर्स का मतलब होता है बढ़ावा देना, इनकरेज करना या फिर सपोर्ट करना। फोस्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट, सपोर्ट करना, इनकरेज करना या बढ़ावा देना। तो असर्शन है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर थ्रू वेरियस एक्टिविटी। ठीक है,
और उसका रीज़न यहाँ पे दे रहा है कि रीज़न ये है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग सपोर्ट करता है मोटिवेशन टू लर्न। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही होते हैं। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं रिगार्डिंग टू योर टेट्स एग्जामिनेशन, सी टेट, ओ स्टेट, ओ टेट और यूपी टेट, जे टेट। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आगे के वीडियोस भी देखना आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डेली सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे पिन कर दूँगी, ठीक है ना। तो चलिए ये सबको इरेज करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 है यूज़ ऑफ नेसेसरी ऑप्टिकल एड्स एंड एडाप्टेशन लाइक लार्ज फॉन्ट साइजेस, मैग्नीफायर्स एट्सेट्रा आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद। अच्छा, पहले क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है कि यूज़ ऑफ नेसेसरी ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स का मतलब होता है ग्लासेस, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है चश्मे से। ये चश्मा देख रहे हैं ना, चश्मे से इसका मतलब है। फिर ऑप्टिकल एड्स एंड एडाप्टेशन लाइक लार्ज फॉन्ट साइज। जो फॉन्ट साइज़ है, मतलब यहाँ पर जो मैंने फॉन्ट साइज़ जो यूज़ किया है इसको मुझे थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वो क्लियरली विजिबल नहीं है जिनको, उनके लिए ये मुझे फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। और मैग्नीफायर्स का यूज़ करना चाहिए। मैग्नीफायर्स आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है मैग्नीफायर्स। उसमें क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर आई इतना बड़ा लिखा है तो मैग्नीफायर से देखेंगे तो आपको आई इतना बड़ा लिखा हुआ दिखेगा। मैग्नीफायर्स का यूज़ करके बच्चे स्मॉल चीज़ें जो उनको क्लियरली विजिबल नहीं है उसको ढंग से देख सकते हैं ध्यान से। अब बताइए कि इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी। ऐसे कौन से स्टूडेंट होंगे जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल एड्स की, चश्मे की, मैग्नीफायर की, और फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना है हमें। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी। जो स्टूडेंट सफ़र कर रहा है विद पार्शियल लॉस ऑफ साइट, जिसकी आई साइट थोड़ी वीक है, थोड़ी वीक मतलब 20%, 30% या 50%, उसको बोलते हैं पार्शियल लॉस ऑफ साइट। एक और दिया है टोटल लॉस ऑफ साइट, मतलब जो 100% ब्लाइंड है उसको बोलेंगे टोटल लॉस ऑफ साइट। अब बताइए जो इंसान जो स्टूडेंट 100% ब्लाइंड है उनको इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। जो बच्चा कुछ परसेंट मतलब ब्लाइंडनेस है उसको, या उसकी आई साइट्स थोड़ी वीक हैं, तो वो बच्चे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हेयरिंग और सेंसरी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो हमको इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, पार्शियल लॉस ऑफ साइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म ऑफन कैरी स्ट्रेंथ ऑफ डैश। यहाँ पे ऑटिज्म का मतलब होता है सेल्फ फोकस्ड, आत्म केंद्रित बोलते हैं जिसको, सेल्फ फोकस्ड होता है इसका मतलब। यहाँ पर लिख देती हूँ सेल्फ फोकस्ड, ये यू है, हाँ यू। ओके, तो स्टूडेंट हैविंग सेल्फ फोकस्ड ऑफन कैरी स्ट्रेंथ ऑफ। जो बच्चे सेल्फ फोकस्ड हैं, जिनका ध्यान बहुत केंद्रित है, दे ऑफन कैरी स्ट्रेंथ ऑफ पेइंग अटेंशन टू डिटेल, expressing their emotion, advanced communication skill, easy switching from one task to another। अच्छा ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो बच्चा क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठा हुआ है, पूरा सेल्फ फोकस्ड है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा अटेंशन दे पाएगा, बहुत डिटेल नॉलेज जो है वो गेन कर पाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ फोकस का मतलब अटेंशन से इसको हम रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेनेवर
presented with a problem, Rakhi comes up with multiple novel solution for that problem. This indicates that Rakhi is a student with giftedness. Rakhi has average understanding. Rakhi is facing lack of conceptual clarity and Rakhi is overconfident. ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है राखी नाम की एक स्टूडेंट है, जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाती है तो वो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ आती है। वो यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके वो लेके आती है टीचर के पास। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये जो चीज़ है राखी की, ये वाली जो एबिलिटी है, जो राखी की ये एबिलिटी, ये क्या शो करती है कि राखी जो है वो, राखी इज़ अ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। ये क्वालिटी राखी की जो है वो ये शो करती है कि राखी इज़ अ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस का यहाँ पर मतलब होता है टैलेंटेड। गिफ्टेडनेस मीन्स होता है टैलेंटेड। तो इसका ये मतलब है कि राखी जो है वो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, डिस्कस किए। हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दूंगी, और इसके साथ जुड़े रहिए आप, हमारी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।